हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज आप हल्ला बोल सीधे जर्मनी बर्लिन से देख रहे हैं और ये ब्रांडेनबर्ग गेट के सामने से आप ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। 3 दिन 3 देश 65 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या भारत की नीति कूटनीति स्वतंत्र कूटनीति के जरिए हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन की जंग के बीच आज यूरोप के दौरे पर हैं। इससे पहले चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान हो जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, रूस से बातचीत कर सकते हैं इस जंग को रोकने के लिए, तो दूसरी तरफ जो बाइडेन से लगातार उनकी बातचीत और फिर तीसरी तरफ यूरोप के साथ हिंदुस्तान के बढ़ते रिश्ते। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अब खत्म हो गई है। हम तस्वीरें आपको उसी बैठक की दिखा रहे हैं। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है जिसमें माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन की जंग पर भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई है। संकल्प यही है कि कैसे भारत अन्य देशों के साथ शांति की राह को खोजे। भारत ने हर कदम पर ये साफ किया है, कूटनीति के नजरिए से ये साफ किया है कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है। भारत ने ये साफ किया है कि हर देश शांति के लिए प्रगतिशील रहे, प्रयत्नशील रहे और ये भी कि शांति वार्ता के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं जब दो देशों के बीच में कोई भी समस्या है। जी हाँ, क्या कुछ निकला है जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर वो बढ़ता हुआ दबाव पश्चिमी देशों की तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर यूरोपीय मुल्क हो, कि रूस का साथ भारत छोड़े। लेकिन रूस पर भारत की तटस्थ और स्वदेश जो स्वतंत्र विदेश नीति है जिसकी प्रशंसा भी पूरी दुनिया कर रहा है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आज किस तरह से भारतीय यहां पर झूम उठे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने थे और दूसरी तरफ चांसलर ओलाफ शोल्ज या फिर 65 घंटे के इस यूरोप दौरे से हिंदुस्तान की नजर किस बात पर है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद पूरा का पूरा बर्लिन मोदीमय है और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। पीएम मोदी बर्लिन में है तो जर्मनी पर हिंदुस्तान का रंग चढ़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक दिख रही है। पूरे जर्मनी से राजधानी में बर्लिन में जमा हुए हिंदुस्तानियों के चेहरे पर अपने देश के महान होने का गर्व झलक रहा है। हर दिल में जोश है, हर दिल में उमंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी कोई विदेशी दौरा होता है, जो भारतीय मौजूद रहते हैं उनकी धमक, उनका जोश दिखाई देता है। और ऐसे ही हम ब्रांडेनबर्ग गेट पर इस वक्त बर्लिन में मौजूद हैं। जोश और उत्साह देखिए क्योंकि यहाँ पर अपने कार्यक्रम, अपने डांस, अपने जोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तमाम भारतीय पहुँचते हैं। एक तरफ महिलाएं यहाँ पर डांस कर रही हैं तो दूसरी तरफ ये धमक, ढोल ताशा जिसके साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। पीएम मोदी ने बर्लिन पहुंचते ही हिंदुस्तानियों से मुलाकात की और जिन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला उनकी खुशी ऐसी थी बस। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज में दिखे। एक छोटी बच्ची ने देशभक्ति गीत सुनाकर उनका दिल जीत लिया। सबका मेल ले तो वहीं एक बच्ची उनके लिए खुद से तैयार किया पेंटिंग लेकर पहुंची। तो बनाया कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बर्लिन में बसे हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया और पीएम मोदी भी पूरे दिल से मिले। जैसे जैसे प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जोश और भी बढ़ता जा रहा है। क्या बोलेंगे आप लोग? बहुत जोश है, हमें बहुत अच्छा लगा है मोदी जी के साथ मिलके। उनको मिलके एनर्जी डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है और वैसा ही था। उनको मिलके ऐसा लगा कि क्या बस उत्साह टू मच था हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, उनके 2 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए। हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जर्मनी में आए और हमें इतना मौका मिला कि एक साथ मिलने का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी समेत यूरोप के 3 देशों के दौरे पर गए हैं और ऐसे वक्त गए हैं जब यूरोप रूस और यूक्रेन की जंग की मार झेल रहा है। तो क्या जंग के बीच पीएम के यूक्रेन दौरे की कोई खास अहमियत है? यूरोप रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने लिखा, मेरा यूरोप दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों एवं विकल्पों का सामना कर रहा है। मैं भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहता हूँ। शांति और समृद्धि की भारत की चाह में यूरोपीय साझेदार प्रमुख साथी हैं। यूरोप पर रूस और यूक्रेन की जंग का असर जरूर है, लेकिन भारत के तटस्थ रुख की वजह से यूरोप के मन में हिंदुस्तान को लेकर तनिक भी कड़वाहट नहीं है। भारत ने ना तो रूस का समर्थन किया और न ही यूक्रेन का। हिंदुस्तान ने अपनी विदेश नीति को किसी गुट का गुलाम नहीं बनने दिया। जानकार मानते हैं कि यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत में भी प्रधानमंत्री का वही तटस्थ रुख कायम रहेगा। जो मध्य रास्ता भारत ने अपनाया है वो दोनों पक्षों के साथ के समर्थन में क्या नहीं कहना चाहिए, पर किसी के विपरीत नहीं है। तो यदि अगर समझौते की बात आती है तो हो सकता है कि ये लोग देश भारत के ऊपर विश्वास करें, मोदी जी के ऊपर विश्वास करें कि कुछ समझौता इनके माध्यम से हो सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग में भारत ने यूक्रेन को लेकर यूरोप के स्टैंड का कभी समर्थन नहीं किया और न ही विरोध किया। शायद ये नीति बेहद कारगर रही। जानकार मानते हैं कि पिछले 1 महीने यूरोप के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीनों देशों के नेताओं से आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर ही बात करेंगे। भारत का एक स्टांस है जो एक इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल्ड है और पूरा पीस सेंट्रिक है, शांति की तरफ है। तो ये चीजें देख करके अभी आपने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में हमने कितने सारे यूरोपियन लीडर्स, कितने फॉरेन मिनिस्टर्स और अभी रायसीना डायलॉग में उनके ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट भी आई थी जो चीफ गेस्ट थी। तो रिलेशंस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। ज्यादातर देश या तो रूस के साथ या फिर अमेरिका और यूरोप के साथ, लेकिन भारत किसी के साथ नहीं और हर किसी के साथ भी है। और शायद यही हिंदुस्तान की ताकत भी है। तो बर्लिन से आपने ये रिपोर्ट देख लिया। भाई हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त तस्वीरें। इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, आईजीसी जिसे कहा जा रहा है, ये दोनों मुल्कों के बीच में एक यूनिक तरीके से दोनों देशों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। हम आपको बताएं 2021 में, पिछले साल, भारत और जर्मनी के रिश्ते में 70 साल का वो पड़ाव आया दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। और ये इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन यानी दोनों ही देशों की तरफ से जो तमाम मंत्री होते हैं, जो अन्य अधिकारी होते हैं, उनकी एक बातचीत होती है। सरकार क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर सोच रही है, उसकी क्या नीति है, इन सब का एक पूरा खाका तैयार किया जाता है। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस जो ये बैठक हो रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे दोनों देश अपने रिश्ते को हर पक्ष, आप कह सकते हैं हर पक्ष में हर तरीके से आगे कैसे और भी मजबूत बनाएं, इस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। यही तस्वीरें दिखाते हुए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका परिचय आपसे करा दें। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी सिंह साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व डिप्लोमैट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल राज संजय मेस्टन साहब, फॉर्मर डिफेंस अटैची टू अफगानिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनके साथ एक अलग ही कनेक्ट है, उसकी तस्वीर तो हम देख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि इस यूरोप के दौरे में जिन प्रधानमंत्रियों, जिन राष्ट्रपतियों, जिन चांसलर के साथ, जर्मनी के ओलाफ शोल्ज के साथ मुलाकात ये हो रही है, वहां पर जबरदस्त तरीके से रूस के खिलाफ उनकी नीति है। भारत तटस्थ है। उस तटस्थता को क्या हिंदुस्तान कायम रखेगा? 65 घंटे के यूरोपीय दौरे की इस कूटनीति को अगर कुछ लाइनों में समझाना हो तो सरकार की तरफ से आप क्या बताएंगे? क्योंकि दबाव तो यह है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो यूके के, या फिर यूरोपीय मुल्क, वो तमाम चाहते हैं कि भारत रूस विरोधी स्टैंड अपनाए। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। क्या वो कायम रह पाएगा? गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही ऐतिहासिक विजिट है प्रधानमंत्री जी की, और हम सब जानते हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हालात क्या है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से उभरा है, और वो केवल भारत के लिए ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी आज विश्व को एक दिशा दे रहे हैं।
और आपने कहा क्या दबाव में होगा, दबाव नहीं तय करेगा हमारी विदेश नीति क्या होगी। श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना मजबूत है, सर्वोपरि हमारे लिए भारत का हित है और भारत का हित हम साधते हुए पूरे विश्व का हित भी देख रहे हैं। यही हमारी नीति है और रूस और यूक्रेन का ये जो युद्ध चल रहा है, मैं समझता हूं भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसने बताया है किसी के दबाव में हम ये नहीं तय करेंगे हमारी नीति क्या होगी, बल्कि जो हमारी परिस्थितियां हैं जो अपने आप में सबसे अलग हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे राष्ट्र के हित में होगा हम वो तय करेंगे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करना हो, और अब हम देख रहे हैं किस तरह से जर्मनी में बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे हमारी 1-to-1 अपनी जो बातचीत है वो तय कर रही है कि क्या निर्णय लिया जाएगा। और ये कहते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि बोरिस जॉनसन जी भी अभी जब भारत आए तो उन्होंने भी ये बात कही कि भारत पे किसी भी तरह का दबाव बनाना उचित नहीं है। भारत की जो परिस्थितियां हैं और हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है उसको ध्यान में रखते भारत को ये अधिकार है कि वो अपनी नीति तय करे। और उन्होंने तारीफ करके बोला था इससे पहले 1 सन 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड एंड 1 मोदी, वो शब्द मैं समझता हूं बहुत अच्छे से जो नेतृत्व क्षमता है मोदी जी की उसको दर्शाते। बिल्कुल। केसी सिंह साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सिंह साहब देखिए, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि पश्चिमी मुल्क ये चाहते हैं कि रूस के खिलाफ, रूस की नीति, रूस का आक्रमण जो यूक्रेन पर वो कहते हैं उसके खिलाफ हिंदुस्तान को एक लोकतंत्र के रूप में सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन भारत ने रूस के विरोध में अब तक नहीं बोला है। हाँ, हमने युद्ध के विरोध में जरूर बोला है। हमने ये जरूर साफ किया है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। हमने ये जरूर कहा है कि हर समस्या का हल शांति वार्ता से होना चाहिए। पूरे यूरोप के इस दौरे को प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के 3 दिन 3 देश और जब वो 8 राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की जो यूक्रेन की लड़ाई पे जो हमारा स्टैंड है वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा बदला है। बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत में सिर्फ इतना नहीं हमने कहा, हमने ये भी कहा कि किसी देश की जो सरहद है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उस पे किसी और को आक्रमण करने का हक नहीं है, उसकी सॉवरेनिटी पे आक्रमण करने का हक नहीं है। अब वो सीधा इशारा रूस पे था, नाम नहीं दिया हमने रूस का। सो थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान ने एडजस्ट किया है, तो करना पड़ेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो इनका दौरा है प्रधानमंत्री का, ये इसलिए है कि ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे रिश्ते हैं इन देशों के साथ, उन पे जो हमारा यूक्रेन पे स्टैंड है उसका असर नहीं पड़ेगा। और ये भी देश जब हिंदुस्तान के साथ बात करेंगे ये उसी बात पे ध्यान रखेंगे जिसमें वो चाहे हिंदुस्तान के साथ व्यापार हो, रिश्ते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ हो, उस पे ध्यान है। फ्रांस तो आगे ही कम से कम प्रेशर डालता है औरों के ऊपर, तो वहां पे इलेक्शन भी होके हटी है, तो इसलिए वहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन एक चीज याद रखिए, जर्मनी के चांसलर पिछले हफ्ते ही जापान जाके आए। उन्हें जो एशिया में पहला दौरा किया वो हिंदुस्तान का नहीं किया, हम उनके पास गए हैं, वो जापान में गए। और जापान की नीति यूक्रेन वॉर के ऊपर बिल्कुल साफ है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमने उनको दिखा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जर्मनी के साथ हम बात करेंगे। जर्मनी अगर हमारे पे थोड़ा मोटा प्रेशर डालेगा तो अंदर कमरे के अंदर डालेगा, लेकिन उनके हाथ में एक चीज है। G7 की मीटिंग हो रही है जून के आखिर में। उन्होंने 4 देश बुलाए हैं, एशिया से इंडोनेशिया और हिंदुस्तान को बुलाया है, और अफ्रीका से साउथ अफ्रीका और एक और देश को बुलाया है। तो उनको 4 को जोड़ के G7 के साथ वो प्रेशर बनाई रखेंगे। लेकिन जर्मनी और फ्रांस पे ये नहीं चाहिए। जर्मनी व्यापार में हमारा 1 नंबर का, हमारे साथ 1 नंबर पे है यूरोप में, और फ्रांस उसके साथ ही आ जाता है। और दूसरा, जहां तक प्रवासियों की बात है, हमारे हिंदुस्तान तबके के जो लोग हैं वो इटली में ज्यादा हैं। अगर इंग्लैंड को छोड़ दें, इटली में ज्यादा हैं, लेकिन जर्मनी में बढ़ रहे हैं, बड़ी जल्दी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इमिग्रेशन खोली है। तो उस पर भी शायद प्रधानमंत्री बात करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जर्मनी में जा रहे हैं, वहां पे नौकरियां मिल सकती हैं। और देखिए, अगली मीटिंग प्रधानमंत्री की नॉर्डिक कंट्रीज के साथ है, जो नॉर्थ में है, स्कैंडिनेविया जिसको हम जिसको हम कहते हैं, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ। अब उनमें से देखिए, स्वीडन और
फिनलैंड में पहले ही कह दिया हम नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनमें से भी जब बात करेंगे वो भी डरे हुए हैं रूस से। तो ये एक बैलेंस रहेगा, एक संतुलन रखना पड़ेगा। जो पब्लिक में वो हमारे पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन जब कमरे में बात करते हैं तो वो भी अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान और क्या कर सकता है। चलो रूस को बड़ा बुरा अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन कम से कम रूस के साथ इतने ज्यादा, देखिए आज ही एक चीन से खबर आई है, उन्होंने ड्रोन्स रूस को बेचने बंद कर दिए। सो चीन भी जो हमारे से भी ज्यादा रूस के करीब है, उसको भी यह एहसास हो रहा है कि अगर हम ज्यादा रूस के करीब आएंगे तो दूसरे देशों के साथ रिश्तों पे असर पड़ सकता है। ठीक है सज्जनहार साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जल्दी से एक रिएक्शन जो इंडियन डायस्पोरा पर कमेंट आया कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं और नौकरी के लिए लोग आ रहे हैं, इस पर आपकी राय। और दूसरी तरफ क्या भारत, जिसे कहते हैं कि अपनी नाव को बहुत ही वो टाइट रोप वॉकिंग ही इसे कहा जाएगा, जब विश्व में एक एक करके तमाम मुल्क रूस के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं, भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति इस पर रखी है, क्या अपने इस यूरोप दौरे में भी उसे, और जैसा उन्होंने बताया स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, इन तमाम देशों के भी प्रधानमंत्रियों के साथ डेनमार्क में कल बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ऐसे मुल्क जो डरे हुए हैं, जो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो रूस यूक्रेन जंग में बिल्कुल आप कह सकते हैं एक तरह से किसी ना किसी तरीके से उस युद्ध से प्रभावित सीधा हो रहे हैं, इन सब के मद्देनजर भारत तटस्थ नीति रख पाएगा? सज्जनहार साहब। जी अंजना जी, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो जो पहला आपका जो प्रश्न है, जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय मूल के जो लोग हैं वहां पर, मैं मानता हूं जो उनकी तादाद, उनकी संख्या वहां पर जर्मनी में और ज्यादा होनी शुरू हो गई है, जो कि टैलेंटेड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वो वहां पर आने शुरू हो गए हैं। मैं कहूंगा दो कारण हैं। देखिए अभी मेरे ख्याल से करीब 2 लाख के आसपास हैं वहां पर, परंतु सभी बहुत ही अच्छी पोजीशंस पर हैं जो भी लोग वहां पर गए हैं। एक तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए वहां पर अमेरिका में, और उन्होंने वो अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो उन्होंने ये सब किया, H1B वीजा, जो हमारे वहां पर लोग जाते थे उनको पहले आसानी से मिल जाता था, उनके जो परिवार के सदस्य थे, उनकी जो पत्नी है या और लोग हैं, वो वहां पर काम कर सकते थे, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगानी शुरू कर दी। तो वहां पर का जो एक तबका था वो वहां से निकला, और उन्होंने, अगर यूरोप में आते हैं तो जर्मनी बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पर उनकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, उनके जो टैलेंट्स हैं, उनका वो अच्छी तरीके से वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है, देखिए जो ब्रेक्सिट हुआ है उसमें भी जो ब्रिटेन से जो बाहर लोग निकले हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हों या हमारी कंपनियां हों, देखिए जो कंपनी अंजना जी पहले इस्तेमाल करती थी, प्रयोग करती थी ब्रिटेन को एज अ गेटवे टू यूरोप, क्योंकि अब ब्रेक्सिट हो गया, पिछले 4-5 साल से उसकी प्रक्रिया चल रही थी, तो वो कंपनियां और वो लोग धीरे धीरे करके वहां से बाहर निकलने लगे। और अगर वो चाहते हैं जो कॉन्टिनेंट में, यूरोप में अपना वो इस्टेब्लिश कर लें, तो इसीलिए वो वहां पर जर्मनी में काफी तादाद में, काफी संख्या में आ गए हैं, और अब वो वाले जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अभी मैंने जैसे बताया करीब 2 लाख के आसपास है, परंतु वो और आगे मेरे विचार से बढ़ेगी। हालांकि अमेरिका में आने का उनका रास्ता बेहतर हो गया है जब से राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं। दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए 24 फरवरी को जब रूस ने हमला बोला था यूक्रेन के ऊपर, तभी अगर आप देखिए भारत, हालांकि हर जो भी यूनाइटेड नेशन में, जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन करता रहा है, परंतु 24 को ही उसने कह दिया था जो ये यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका उल्लंघन किया गया है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला बोला है, उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हमला बोला है। तो ये जो भारत का पोजीशन है ये बहुत ही प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। दूसरा तो जो गौरव भाटिया जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं, जो उन्होंने कहा हम तो शांति के साथ खड़े हुए हैं, शांति वहां पर होनी चाहिए, जो युद्ध है वो बंद होना चाहिए, और इसका समाधान डिप्लोमेसी और डायलॉग से होना चाहिए। परंतु उसके साथ साथ अंजना जी और भी हमने कहा है, जो वहां पर जैसे बुच्चा में मैसेकर हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसकी हमने बहुत ही घोर भर्त्सना की है, और हमने कहा है इसकी पूरी इंडिपेंडेंट एक जांच होनी चाहिए। तो ये तो आप कहा जाए जो हमने रूस की वो नहीं की है, निंदा नहीं की है। आखिरी बात मैं यही कहूंगा,
जो देखिए एक भारत के ऊपर जो दबाव है, जो हम वहां से हाँ। तेल ले रहे हैं, परंतु जर्मनी जो है वो रूस में सबसे ज्यादा गैस लेता है। और जैसे हमारे विदेश मंत्री ने कहा था, हम एक महीने में उतना तेल नहीं ले लेते हैं जो रूस, जो जर्मनी और यूरोप वो एक आफ्टरनून में वहां से लेता है। तो इसीलिए उनका कोई ऐसा अधिकार नहीं बनता है भारत के विरुद्ध उंगली उठाने का, भारत को कुछ कहने का। अंजना, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आखिरी वाली बात से ही पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि ये जो कई पश्चिमी देश ज्ञान देते हैं भारत को कि रूस और यूक्रेन पर किस तरह की भारत की नीति होनी चाहिए, उसमें भारत ने एक तटस्थता दिखाई है। जनरल वेस्टर्न, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्या हम धीरे धीरे भारत की बढ़ती ताकत के बीच भारत के रुख, भारत की नीति, भारत की सोच की तरफ पूरी दुनिया की नजरें देखते हैं, गड़ी हुई देखते हैं? एक दबाव भी होता है कि भारत क्या इस पर कर रहा है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच पर उस पर बोलते आए हैं, चाहे वो अमेरिका ईरान संकट हो, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान संकट हो, चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो। भारत की क्या सोच है, भारत की क्या नीति है, भारत का क्या स्टैंड है, वो हाईएस्ट स्क्रूटनी में पूरे विश्व में रहता है। मिस्टर साहब, अंजना, जय हिंद। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मेरा भी सोचना यह है कि जिस प्रकार भारत की अभी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है और जिस प्रकार पूरी वर्ल्ड हमें रिकॉग्नाइज कर रही है एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग पावर्स इन द वर्ल्ड, उसमें हमें कोई शक और संदेह नहीं है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और हमारा स्ट्रेटेजिक रोल, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए सारे ताकतवर देश, सारे इंपॉर्टेंट देश भारत की तरफ अभी देख रहे हैं और हमने भी काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमारे प्रधानमंत्री ने हर कंट्रीज में गए। आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब इन्होंने, प्रधानमंत्री ने उनकी जो स्वेरिंग इन थी, सबसे पहले उन्होंने सारे सार्क देश के हेड्स ऑफ स्टेट्स बुलाए थे। उसके बाद आपने, क्योंकि ये अफगानिस्तान की बात की, तो जब प्रधानमंत्री काबुल से आ रहे थे, उन्होंने एक पहल की, एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की कि वो नवाज शरीफ से जाके मिले थे। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं और इसीलिए अब पूरी वर्ल्ड को लगने लगा है कि इंडिया से हमें काफी सबक मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक एक उनको समझ में आता है कि इंडिया की जिस प्रकार नीति चल रही है वो बहुत अच्छी है। और ये जैसे यूक्रेन की भी, अभी ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हुई है, हमारा बहुत प्रिंसिपल स्टैंड रहा है और हमने किसी का साइड नहीं लिया है। मैं इसको न्यूट्रल नहीं बोलूंगा, इसको एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बोलूंगा और जो हमारे हित में, नेशनल इंटरेस्ट में हमने वो रखा। साथ ही अंजना, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज पूरे एशिया में देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भविष्य में एशिया में आने वाली है और एशिया ही मैं बोलूंगा। हमारे साथ जो एक टक्कर वाला देश है वो चीन है। आज चीन की फॉरेन पॉलिसी देखिए, चीन को कौन सा देश मानता है? चीन सिर्फ आज की तारीख में रशिया के साथ अलाइंड है और आज हम हर देश के साथ इतने हेड्स ऑफ स्टेट्स अभी पिछले एक 3-4 महीने में हमारे पास है। हमने कितने कितने कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। तो कहने का मतलब है जो एक हमारी अहमियत बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत अच्छी चीज हो रही है हमारी कंट्री के लिए। अब इससे हमारे को क्या लेना है वो भी हमने देखना है। देखिए, जो हमारी अभी विजिट हो रही है जर्मनी में, एज अ डिफेंस एनालिस्ट मैं बोलूंगा कि इसमें हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो है ही, क्योंकि अभी जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी सोच चल रही है, इसमें जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जो डिफेंस प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनको काफी सामान लेना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी है, कई बार इंजन वगैरह हैं, क्योंकि एवरीथिंग हमारे देश में नहीं मौजूद होगी। सेमीकंडक्टर्स है, क्या क्या लेना पड़ेगा। तो जो डाइवर्सिटी हम कर रहे हैं, हर कंट्री से हम हमारी रिलेशनशिप चल रही है, तो वो एक हमारी सिक्योरिटी उसमें भी बढ़ती है। क्योंकि अगर हम एक ही मात्र कंट्री में डिपेंडेंट होते हैं, तो वो हम जब डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो हमें कभी भी तंग कर सकता है, हमें मतलब सही समय पे वो हथियार वगैरह नहीं दे सकता है। तो आज की तारीख में हमने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है और जो अभी जर्मनी के साथ भी मेरे को काफी उसमें उम्मीद है कि कुछ टेक्निकल ट्रांसफर्स होंगे हमारी डिफेंस के लिए, तो ये हमें एक अहमियत वाला दिशा देती है कि हमारी सिक्योरिटी इसमें बढ़ती है, क्योंकि हम डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हमारे हैं सब कंट्री के साथ। तो मेरा अंजना सोच विचार यही है कि जिस प्रकार आज की तारीख में भारत चल रहा है, मेरे ख्याल वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और मैं तो हमको बोलूंगा, हम शायद
मेरे को याद है चिली के एम्बेसडर बोलते थे जब मैं कर्नल था चिली एम्बेसी में कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ग्लोबल साउथ। मेरे को लगता है शॉर्टली इंडिया विल बी वन ऑफ द लीडिंग पावर्स इन द होल वर्ल्ड। हम दिशा देंगे और मेरे ख्याल अभी ये जो मीटिंग होगी तीनों देशों के हेड्स ऑफ स्टेट और नॉर्डिक के साथ भी थोड़ा सा वो शायद इंडिया को बोलेंगे कि हम ये रूस और यूक्रेन को ये लड़ाई कैसे रोक सकते हैं। कि जैसे आपने देखा यहाँ पर इनके भी जो एम्बेसडर थे यूक्रेन के, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बोला। क्यों बोला? क्योंकि एक उम्मीद है। तो शायद सब देशों को उम्मीद रहेंगे क्योंकि आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री के रिलेशनशिप जेलेंस्की के साथ भी अच्छे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी अच्छे हैं। तो शायद वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे ये बाकी देश की हम कुछ पहल करके और कुछ इनिशिएटिव लेके शायद ये लड़ाई को जल्दी से रुकवाएं क्योंकि वो सबसे बड़ा फोकस है आज की जनरल तारीख में। मेहसान, ये जो पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ है, उसको पूरी दुनिया में उसकी दाद दी जाती है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। हम आपको जो तमाम बातें कही जा रही थी, गौरव मैं आपके पास आते हुए गौरव जी, लेकिन उससे पहले जरा बताते हैं कि आखिर ये दबाव जो हम कह रहे हैं ये क्या है। दबाव ये है कि तमाम विदेशी, चाहे वो जर्मनी हो, पश्चिमी देश हो, वो चाहते हैं कि हम रूस के विरोध में बोलें। भारत अभी तक ऐसा करने से इनकार कर रहा है। हमने युद्ध के विरोध में जरूर बोला है, हमने कहा शांति वार्ता ही सही तरीका होना चाहिए। ये भी पश्चिमी देशों का कहना है, जर्मनी, यूरोप का कहना है कि भारत को यूक्रेन के साथ खड़ा देना है। हमने मेडिकल एड, जो सहायता हो सकती है, वो हमने हर मुमकिन कोशिश देने की है, लेकिन हम किसी का भी पक्ष इस युद्ध में नहीं ले रहे हैं और ये हिंदुस्तान की तटस्थता को दिखाता है। गौरव जी, मैं चाहती हूँ कि ये तमाम बातें तो हम दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन आप केसी सिंह साहब की भी बात का जवाब दीजिए और इसी के साथ जो बड़ी तस्वीर है उसको समझना जरूरी है कि अब पूरे विश्व की नजर है। ये बार बार कहा जाता है कि आप सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर क्या करने को आप तैयार हैं विश्व के पटल पर? क्या आप युद्ध के खिलाफ बोलते हुए रूस की नीतियों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? ये प्रश्न तो चाहे क्लोज डोर्स के पीछे ही ये दबाव हो, लेकिन ये दबाव का सामना तो भारत को करना ही पड़ रहा है। गौरव जी, देखिए, केसी सिंह जी हों या अशोक जी हों या मेजर जनरल जी हों, इन लोगों का अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से जितनी कूटनीति मैं समझता हूं, मैं एक बात जानता हूं कि आप क्या कहते हैं वो बहुत अहमियत रखता है, लेकिन आप जो नहीं कहते हैं वो भी बहुत अहमियत रखता है। कूटनीति में आपके जो शत्रु देश हों वो कम हो और जो मित्र देश हों वो बढ़ते जाएं, ये एक सफल कूटनीति है। और पूरा विश्व आज मान रहा है अंजना जी कि मोदी जी की जो कूटनीति है वो सुपर हिट है। और मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। आप बताइए अंजना जी, आज ये अहमियत नहीं रखता है कि भारत रूस के खिलाफ बोलेगा या यूक्रेन के खिलाफ बोलेगा या किसी और देश के। जो मायने रखता है, विश्व के कई देश आज मोदी जी की तरफ और भारत की तरफ देखते हैं कि हमारी मध्यस्थता से कुछ बेहतर होगा, संवाद होगा और इस युद्ध का अंत होगा। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि 135 करोड़ भारतीयों की ताकत आज क्या है। आज हम फ्रांस से राफेल जेट ले सकते हैं और हम रूस से S-400 ले सकते हैं, लेकिन अंजना जी, अमेरिका हम पे प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये दिखाता है हमारी ताकत। और अमेरिका से हम चिनूक और अपाचे भी लेते हैं। ये दिखाता है कि जो भारत के हित में है वो कार्य करेंगे। और मोदी जी ने हर विश्व पटल पर बड़ी भूमिका निभाई है और नेतृत्व किया है। आप देखिए किस तरह से पेरिस में जब पेरिस क्लाइमेट समिट हुई तो अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा था? मोदी जी निभा रहे थे। जब कोविड का एक संकट आया, 200 देशों को वैक्सीन किसने दी? भारत ने दी। ये दिखाता है कि हम लोग मानवता को भी उतना ही जरूरी मानते हैं। श्रीलंका में संकट आया, भारत सबसे आगे आया। और मुझे याद आता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब आतंकवाद पे चर्चा थी तो उस पे जितनी प्रखरता से मोदी जी ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसका सबने समर्थन किया, वो और कोई नहीं कर पाया था। इसलिए ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये बहुत अहम है। और इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जी से भी भेंट होगी, नॉर्डिक के देश के जो सारे हेड्स हैं उनसे भी बात होगी। ये अपने आप में दर्शाता है कि बहुत दूरदर्शी एक हमारी विदेश नीति है जो भारत को मजबूत करेगी और पूरे विश्व में भी शांति लाएगी, सुख समृद्धि लाएगी, जो हमारा मूल मंत्र है।
बिल्कुल, ये मूल मंत्र है और यही क्या आने वाले वक्त में जो रूस यूक्रेन के हम क्या आप इसको केसी सिंह साहब इस तरह से भी देख रहे हैं कि चाहे वो जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात हो या फिर 10 दिन पहले रीइलेक्ट हुए इमैनुअल मैक्रोन का जो पर्सनल केमिस्ट्री पीएम की है, उसके जरिए एक दशा और दिशा में जो रूस यूक्रेन की जंग में हम देख रहे हैं इस वक्त परिस्थितियां, उसमें एक बदलाव की हद तक भी इस दौरे को आप पहुंचते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा कि हिंदुस्तान बीच में डल के इसमें फैसला करवा सकता है और हमें कहेंगे ये तो ना हिंदुस्तान को इसमें पढ़ना चाहिए ना ही पढ़ सकता है, क्योंकि पुतिन साहब के मन में क्या है, उन्होंने जंग कब रोकना है, कितना रोक के रोकना है या कहां से वो वापस जाएंगे। वो तो कहते हैं कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बात करेंगे आप उनके साथ। तो ये तो इतनी ज्यादा भी हमें बढ़ाव चढ़ा के बात नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का ये स्तर बन गया वो बन गया। हिंदुस्तान का हमेशा था। देखिए, नॉन अलाइनमेंट की जहाँ 1983 में समिट हुआ, 100 से 150 से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, तो ये आज की बात नहीं है। हिंदुस्तान क्योंकि हिंदुस्तान है, इसलिए एक हिंदुस्तान का दुनिया के अंदर एक लेवल है। हाँ, उसको कैसे प्ले करना है, प्रधानमंत्रियों का अलग अलग तरीका होता है। मोदी जी का अपना तरीका है, वाजपेयी साहब का अपना तरीका था। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, उसके साथ ये वाजिब ही है कि आप में दिलचस्पी उन देशों की बढ़ेगी जो आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन करना चाहते हैं। लेकिन हमें भी उनकी जरूरत है, क्योंकि हमारी मुश्किलात है चीन, और चीन का अकेले तो हम सामना नहीं कर सकते। तो इसलिए चीन को कैसे जकड़ के रखना है। अगर हमने जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक में मुकाबला करना है, तो वो सवाल ये उठाते हैं कि देखिए, अब यूरोप में जो हमारी सिरदर्दी है उसमें तो आप बैठ जाते हैं दीवार के ऊपर, और जहां इंडो पैसिफिक आता है फिर कहता हमारे साथ हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए एक बड़े देश ये नहीं हो सकता हम कहें बहुत बड़ा देश है, सारे दुनिया में चाह रही है, तो उसके साथ आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर बड़ा देश है तो गलत को गलत कहना पड़ेगा। तो आस्ता आस्ता हिंदुस्तान कह रहा है, वो ये नहीं कह रहे कि रूस को गाली निकालो, वो ये कह रहे हैं कि इनको जो हम सैंक्शंस लगा रहे हैं उसमें भी आप सहमति करिए, आप रूस को उधर से उनको पैसे ना दीजिए, उनको ये ना कीजिए। अब जर्मनी की बात कर रहे हैं कि वो भी उनसे खरीद रहे हैं। देखिए, जर्मनी ने आज ही या कल कह दिया कोल इस महीने के अखीर वो बंद कर लेंगे रूस का लेना, और गैस उन्होंने कह दिया साल के अखीर तक बंद हो जाएगी। 2 में तो रूस ने अपने आप पंगा लेके कह दिया, बुल्गारिया और शायद रोमानिया में वो खुद ही नहीं देना चाहते गैस, तो वो पहले कह दिया गैस नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा हलचल मचेगी यूरोप के अंदर, ज्यादा हलचल नहीं मची, क्योंकि अमेरिका अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है। कतर के साथ बात हुई है कि आप भी करिए, तो इसलिए काफी तबादली बदलाव हो रहा है। इसके अंदर हिंदुस्तान को ये समझ के चलना पड़ेगा कि इन देशों के साथ भी रिश्ते हमने बनाने हैं, हमने चीन के साथ भी इनको अपने साथ खड़े रखना है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सारे हमारे पास आ रहे हैं, हम जो करेंगे मन करेंगे, ये नहीं है। डिप्लोमेसी होता है जिसमें दोनों तरफ की बात सोच के आपको आगे बढ़ना चढ़ेगा। तो मैक्रोन साहब तो पहले ही बातचीत करते रहे हैं पुतिन के साथ, तो इसलिए फ्रांस में मैं समझता हूं कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान पे, और वो तजारत में, व्यापार में भी अपना दिलचस्पी रखते हैं। उनका फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में था 1998 में, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, मैं उस टाइम स्पोक्समैन था, तो उन्होंने 5 जो परमानेंट मेंबर थे उनमें से कम हिंदुस्तान की आलोचना फ्रांस ने की थी टेस्ट के बाद। तो ये पुराने रिश्ते हैं, कोई आज की बात नहीं है, पुराने रिश्ते हैं। उसको मोदी जी और बढ़ा रहे हैं और इकट्ठा रख रहे हैं। इस पर गौरव जी इसमें जी, इस पर गौरव जी से भी एक रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा रंग दिखा देते हैं। गौरव जी, इस पर जवाब आप तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं जो रंग हिंदुस्तान के दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बर्लिन में। ब्रांडनबर्ग गेट पर हम मौजूद हैं और भारतीयों का यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर तेलंगाना की परफॉर्मेंस हो रही थी, और अब बारी गुजरात की। थोड़ा साइड हो जाइए सर। गुजरात की है और गरबा आप देख रहे हैं। जबरदस्त जोश और उत्साह है इन महिलाओं में जो यहाँ पर मौजूद है, और इनमें से 1-2 से हमारी बातचीत भी हुई थी पहले, जिन्होंने ये कहा था कि गुजरात के रंग ना आए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जर्मनी के अलग अलग हिस्सों से तमाम महिलाएं आई हुई हैं जो यहाँ पर गरबा करती हुई आपको नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ब्रांडनबर्ग
गेट, जो कि सबसे ऐतिहासिक बिल्डिंग आप कह सकते हैं एक तरह से है यहाँ पर ब्रांडनबर्ग गेट, और ठीक उसके सामने ये मिनी भारत की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। गरबा के नृत्य के साथ जो जोश यहाँ पर महिलाओं में दिख रहा है, उत्साह तमाम भारतीयों में दिख रहा है, और इनके सबके बीच ये गरबा का वो रंग है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का एक नजारा है। जब आप जर्मनी में बर्लिन में ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर, जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत एक तरह से ब्रांडनबर्ग गेट है, उसके सामने आप मिनी इंडिया देखते हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के साथ साथ ये देखिए अब यहाँ पर जो मौजूद पुरुष है वो भी गरबा करने लगे हैं। गुजरात का जो रंग और जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। बताइए कितना जोश है? पूरा जोश है। गरबा के लिए कोई कोरियोग्राफी नहीं लगती, सिर्फ मोदी जी एंड म्यूजिक लगता है। मोदी 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 प्रैक्टिस किया है ऐसे जोश में, बस सब हो रहा है, जोश में सब हो रहा है, और 2 दिन की प्रैक्टिस और मोदी जी का जोश। आप बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये गरबा के रंग आप देख रहे हैं जो कि अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ये जल्दी से गौरव जी आपका रिएक्शन, अगर क्रिटिकली एनालाइज करें तो केसी सिंह साहब का कहना है कि हिंदुस्तान का ये रुख और हिंदुस्तान की ये विदेश नीति की धमक हमेशा से रही है, हर प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से उसको सामने रखता रहा है। क्या नया है उसमें, कौन सा नया रंग भरा है मौजूदा सरकार ने? देखिए, सबसे पहले तो वाकई हृदय में बहुत खुशी होती है जब ये देखते हैं कि बाहर भी किस तरह से जो हमारी संस्कृति है वो फैल रही है, और महिलाओं का जोश देख के मैं समझता हूँ बहुत खुशी हो रही थी। प्रधानमंत्री जी का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जा रहा था। जो केसी सिंह जी ने कहा, मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये वो समय नहीं है अंजना जी कि हम किसी और प्रधानमंत्री को कम करके आके और दूसरे की तारीफ करें। ये समय है भारत की बात करने का, और तभी मैंने आपको अमेरिका और रूस की एक तुलना करते हुए उदाहरण दिया। हम दोनों से अपने रिश्ते मधुर रखते हैं। इसी तरह से आप याद करिए किस तरह से मोदी जी इजराइल भी गए थे और फिलिस्तीन भी गए थे। लोग कहते हैं उनमें शत्रुता है, लेकिन भारत के लिए ये अच्छा था कि हम उनकी शत्रुता को अनदेखा करके अपने मधुर संबंध बना सके। पहली बात जो मैंने आपको बताई, मैंने कहा कि ये समय है जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। दूसरा, हमें नहीं भूलना चाहिए कोविड की महामारी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और पूरा विश्व जहां बड़ी जितनी इकोनॉमी है उनकी ग्रोथ रेट कम हो रही है, वहां पर आप आईएमएफ का या तो सर्वे देखिए या किसी का भी, भारत की अभी भी बड़ी जो इकोनॉमीज है उसमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। ये क्या करता है? ये हमें एक बार्गेनिंग पावर देता है। हम लोग एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सबसे बात कर सकते हैं, और फिर उस पे मोदी जी का जब नेतृत्व मिल जाता है तो बड़े फैसले लेने की क्षमता बढ़ जाती है। और मैं समझता हूं इस पूरे जो ये ट्रिप है, हमें देखने को मिलेगा किस तरह से भारत के हित में जो फैसले होने हैं, जो करार होने हैं, वो सामने आए, और इससे भारत ही मजबूत होकर निखर के आएगा। इसी उम्मीद से ये यात्रा है, और मैं समझता हूं इस पे सबकी सहमति होगी। नैतिकता के पैमाने पर फिर भारत से ये पूछा जाता है कि आप रूस के विरोध में खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हर देश और उसकी जो सीमाएं हैं उसका सम्मान होना चाहिए। ये भी बार बार कहा जाता है कि चीन कल को ताइवान को लेकर क्या कदम उठा लेगा, या चीन अन्य देशों को लेकर, और भी ऐसे कई मुल्क हैं जिनका ऐसा आक्रामक स्टैंस रहता है। अगर उसकी खुलकर भत्सना नहीं की जाए तो ये तमाम देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गलत मिसाल साबित हो सकती है। इन सब का मुकाबला करते हुए तटस्थ रहना कितनी बड़ी चुनौती होती है। सज्जनहार साहब। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु जो अंजना हमने अपना जो
पक्ष रखा है तो उसमें हमने बिल्कुल ही ना हमें कोई डिफेंसिव होने की जरूरत है, ना कोई अपोलोजेटिक होने की जरूरत है। हमारा स्टैंड बहुत ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड है और मैं ये समझता हूं जो पहले शायद इसमें थोड़ी बहुत समझने में, पश्चिमी देशों को समझने में इसमें थोड़ी वो दिक्कत आई हो, परंतु जिस प्रकार से चाहे वो जब भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 स्टैंड हो रहा था, हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा जो ये बड़ा इनऑपरचून टाइम है, बहुत ही ठीक समय नहीं है जो 2+2 मीटिंग हो रही है। उसके ऊपर जो वर्चुअल समिट भी हो गया प्रधानमंत्री मोदी का और राष्ट्रपति जो बाइडेन का, परंतु देखिए जिस प्रकार से उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने वो मौका नहीं दिया राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो वो यूक्रेन का मुद्दा उठाएं, उन्होंने अपने आप ये मुद्दा उठाया और कहा जो इस प्रकार से हम शांति की तरफ खड़े हैं, हम शांति को आगे ले जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो कोई वहां पर ऐसी वहां पर चाहे बोरिस जॉनसन आए हों या उर्सुला वॉन डर लेयन आई हों या उससे पहले जापान के प्रधानमंत्री आए हों या वर्चुअल मीटिंग हुई हो स्कॉट मॉरिसन के साथ, तो मैं तो ये समझता हूं जो बिल्कुल ठीक तरीके से भारत का पक्ष उन्होंने समझा है। एक बात मैं और कह दूं, देखिए जो ये केसी सिंह जी ने कहा था जो ओलाफ शोल्स गए, सबसे पहले उनकी विजिट थी वो जापान में गए, भारत नहीं आए। देखिए उनका भारत आना बनता नहीं था। मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि देखिए अगर इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है तो पिछली बारी 2019 में जल्दी से आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क इस पर। देखिए मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क अंजना ये है कि एम्बेसडर केसी सिंह ने उठाया था ये मसला कि अगर हमारे चीन कुछ करता है हमारे खिलाफ तो हमें क्या करना पड़ेगा, और फिर ये जो देश अभी आज साथ हमारा शायद नहीं देंगे। मेरा इसमें यह सोच है कि देखिए आज पूरे वेस्ट को, अमेरिका को पता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर अ काउंटर टू चाइना, तो इनको हमारी रिक्वायरमेंट होगी और जब वक्त आएगा तो इंडिया, पहली बात तो खुद हमारे में शक्ति है, दूसरी बात दूसरे लोग भी हमारी मदद करेंगे, दूसरे देश, और मेरे को लगता है काफी लोग इसमें मदद करेंगे क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। इसी के साथ हमें वक्त इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बर्लिन से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं, 3 दिन 3 देश, और इसी के साथ 65 घंटे के इस दौरे में यूरोप के साथ बातचीत, रूस यूक्रेन की जंग के बीच हिंदुस्तान के बढ़ते कद, उसकी कूटनीति, उसके तटस्थ नीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि इन सब के बीच, जिसे कहते हैं आग का दरिया है और पार जाना है, इसी के बीच अमेरिका से चाहे भारत के रिश्ते हो, यूरोप से रिश्ते हो या फिर ब्रिटेन से रिश्ते हो, भारत सरकार और भारत की विदेश नीति रही है स्वतंत्र, जिसमें हमने रूस के विरोध में नहीं कहा है लेकिन युद्ध के विरोध पर हर मकाम पर कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही किसी भी समस्या का हल दो मुल्कों को खोजना चाहिए।